अब देखो क्या है, इसी में कुछ एक टर्म है जो बताना है। सबसे पहला टर्म उसमें बता रहे हैं, क्रोमोसोम से रिलेटेड टर्म है, हालांकि ये सब चीज एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन लगा लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आगे तुम जेनेटिक्स पढ़ोगे, उसमें भी ये चीजें काम आएगी। इवन कई बार जब आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं, कहते हैं ना आउट ऑफ एनसीईआरटी 2-3 क्वेश्चन आ गया, तो यही सब चीज पूछा जाता है जो टीचर क्लास में एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं। तो ये पॉइंट क्या है? एक पॉइंट टर्म है कैरियोटाइप, एक पॉइंट है कैरियोटाइप, और नेक्स्ट टर्म बताएंगे इडियोग्राम। समझो क्या है कैरियोटाइप। अगर मैं सिंपल सिंपल तुमसे बात करूं कि कैरियोटाइप, तो कैरियोटाइप का मतलब क्या होता है? कैरियोटाइप का मतलब होता है स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम मोर करेक्टली बताए इसको मैं क्या बोलूं? रुको 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 रुको, लाइन ऐसा हो कि सही होना चाहिए। मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ क्रोमोजोम। तो सिंपल सिंपल क्या मतलब है कैरियोटाइप का? मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ क्रोमोजोम। अब बच्चे बोलेंगे सर ये मॉर्फोलॉजिकल स्टडी क्या होता है, ये बता दीजिए। देखो बच्चे, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्टडी। एक्सटर्नल, मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। अरे यार, ई एक्स क्या हुआ? ये फ्यूज हो गया लगता है। अच्छा कोई बात नहीं है, रहने दो। हाँ, तो मैं कह रहा था मॉर्फोलॉजिकल स्टडी का मतलब क्या? मॉर्फोलॉजी मतलब क्या? सीधा सीधे मतलब इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसका स्टडी क्या कहलाता है भैया? मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी का सीधा सीधी मतलब ही यही होता है क्या? मॉर्फोलॉजिकल स्टडी का मतलब क्या? एक्सटर्नल अपीयरेंस। रही बात कि क्रोमोसोम के एक्सटर्नल अपीयरेंस में क्या क्या दिखेगा सर? अरे बहुत कुछ दिखेगा। इस मॉर्फोलॉजिकल स्टडी में बहुत कुछ होता है, जैसे मैं बताऊं क्या क्या। पहला पहला मॉर्फोलॉजिकल स्टडी में बता रहे हैं, पहला शेप ऑफ क्रोमोसोम। बोलो बाहर से दिखता है कि नहीं? क्रोमोसोम को अगर माइक्रोस्कोप पे देखा जाए तो क्रोमोसोम का एक शेप दिखेगा कि नहीं? शेप ऑफ क्रोमोसोम। अगर आप ये स्टडी कर रहे हो तो ये स्टडी क्या कहला रहा है? कैरियोटाइप। दूसरा, अगर आप साइज देख रहे हो क्रोमोसोम का, वो भी क्या कहलाएगा भैया? साइज। बाहर से देख के बता दोगे, उसको चीरने फाड़ने का कोई जरूरत नहीं है, क्रोमोसोम के इंटरनल भाग में जाने का कोई जरूरी नहीं है। सेल को माइक्रोस्कोप में लगाओ, क्रोमोसोम को बाहर से देख लो क्या शेप और साइज है, कैरियोटाइप हुआ ये। तीसरा, तुम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम का नंबर गिन रहे हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल, इन अ सेल, ये क्या है भैया? आप सेल को माइक्रोस्कोप में लगाओ, क्या आप क्रोमोसोम को चीर फाड़ के देखोगे? नहीं। क्रोमोसोम का बार बार गिन लो, इतना क्रोमोसोम है, क्या है ये? कैरियोटाइप है। नेक्स्ट 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 आता है, एक टर्म आता है कि पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ, उससे पहले बता देता हूं मैं बैंडिंग पैटर्न। बैंडिंग पैटर्न क्या भैया? बैंडिंग पैटर्न, अरे बैंडिंग पैटर्न का मतलब सीधा सीधी मतलब क्या होता है मैं बताऊं बच्चों। मान लो ये क्रोमोसोम है ना, और तुमको पता है कि जो पार्ट है दूर वाला पार्ट वो ज्यादा कंडेंस्ड है, फिर बीच में कम कंडेंस्ड है, फिर बीच में ज्यादा कंडेंस्ड है, फिर ये कम कंडेंस्ड है, फिर ये ज्यादा कंडेंस्ड है। आपको पता है ना ये क्रोमोसोम इस टाइप से होते हैं, इस टाइप से। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस वन, ये दिस वन, यहाँ पे क्या दिख रहा है? हेटेरोक्रोमेटिन। ये क्या दिख रहा है? यूक्रोमेटिन। फिर ये क्या दिख रहा है? हेटेरोक्रोमेटिन। फिर ये क्या दिख रहा है? यूक्रोमेटिन। फिर ये क्या दिख रहा है? हेटेरोक्रोमेटिन। दिस इज बैंडिंग पैटर्न। उसका बैंडिंग कैसे हुआ है? और ये पता है, ये जब आप ये पूरा का पूरा सेल आप लगा दोगे माइक्रोस्कोप में, और उसका ना आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गया है, उसका क्या किया जाता है, फिर एक्सरे निकाला जाता है। क्रोमोसोम में से बहुत सारे, किसका साउंड ऑन है? बंद करो। किसका साउंड ऑन है? बंद करो। समझ में नहीं आता तुम लोग को, एक बार में समझाते हैं तो।
तो ये जो आप उसका क्या करोगे, नए नए टेक्नोलॉजी आ गए, उसका एक्सरे बना लोगे, ठीक है। तो एक्सरे बनाने के बाद क्या होगा, आपको कहीं क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा एकदम डीप, कहीं पे आपको क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा, कहीं फिर ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो, ये ऐसा इस टाइप से। तो वो एक्सरे में दिखेगा, वो ऐसा क्यों दिखेगा, जहां पे ऐसा मोटा मोटा दिख रहा है वहां पे मतलब हेटेरोक्रोमेटिन वाला एक्सरे छप के आया है। तो इसी को बोलते हैं बैंडिंग पैटर्न। इसके बारे में आप बहुत डिटेल में स्टडी करोगे जब आप हायर स्टडी में जाओगे ना, तो खास करके फॉरेंसिक साइंस वगैरह में ये बहुत यूजफुल होता है बैंडिंग पैटर्न। आप तो बस इतना समझो अभी कि भैया ये हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का जो एक्सरे वगैरह हम लोग देखते हैं, तो उसी को बोलते हैं बैंडिंग पैटर्न। मैंने साइड में डायग्राम बना दिया है, मैं लिख देता हूँ हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, बस इसी को विजुअलाइज करना, इसी को देखना। लो मैं लिख देता हूँ, बैंडिंग पैटर्न का मतलब क्या, विजुअलाइजेशन ऑफ व्हाट, हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। एच और यू का मतलब, ई का मतलब समझ गए होगा, हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। तो ये भी क्या आप बाहर से देख लोगे ना, उसके लिए आपको अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर से देख लोगे, अरे यार तो ज्यादा मोटा मोटा दिख रहा है, उसका एक्सरे भी निकालोगे तो मोटा ही दिखेगा वहां पे, तो आप ऐसे देख लोगे, अरे रे तो ज्यादा मोटा यहाँ पे दिख रहा है यार, तो कम पतला 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 दिख रहा है, तो आप समझ जाओगे अरे तो बैंडिंग पैटर्न इसका स्टेप्स है। क्लियर। रही बात, एक पॉइंट और आता है, और वो मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर दूं, स्क्रीनशॉट लो। मैंने क्या बोला, मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये बोला कि कैरियोटाइप का मतलब क्या होता है, कैरियोटाइप का मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। कैरियोटाइप का मतलब क्या, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। मॉर्फोलॉजिकल स्टडी का मतलब मैंने समझाया कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, अरे बाहर से जो कुछ भी क्रोमोसोम में दिख रहा है वो सब कुछ क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है। जैसे शेप ऑफ क्रोमोसोम, साइज ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी भी सेल के अंदर, बैंडिंग पैटर्न मतलब यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन कहाँ क्या है, इन सबको बाहर से देखने के दौरान जो आप स्टडी कर रहे हो, इस सबको देख के जो आप नोट कर रहे हो, ये सब क्या है, कैरियोटाइप है, सब कैरियोटाइप है। नेक्स्ट पॉइंट बच गया क्या, फिफ्थ पॉइंट, वो लेता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे, स्क्रीनशॉट ले लिए सभी लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, उसी पिछले पेज का कंटिन्यूटी है। पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, पोजीशन ऑफ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अरे वो भी तो आप देख सकते हो ना कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ है, वो तो आप दवा वैसा देख ही लोगे बाहर से, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो आपको सैटेलाइट रीजन दिख ही जाएगा। अब इसके पोजीशन की स्टडी करना, अब आपको पता है कि इस बेसिस पे फिर कई प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, कई प्रकार के शेप दिखेंगे आपको। तो कुल मिला के आप ये अलग से क्यों पढ़ रहे हो, पता है, इससे आपको एक चीज पता चलेगा। ये वाली जो बात है ना, पोजीशन ऑफ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये वाली जो बात है ना, ये आपको एक इंफॉर्मेशन देता है, गिव्स आर्म रेशियो, गिव्स आर्म रेशियो। व्हाट इज आर्म रेशियो, मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज आर्म रेशियो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है रेशियो ऑफ साइज ऑफ, किस चीज का रेशियो, साइज ऑफ टू आर्म्स, टू आर्म्स अपोजिट टू, अपोजिट टू प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ, मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ। याद करो 4 टाइप के क्रोमोसोम हुआ करते थे, ये देखो, ये देखो इधर, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, याद है। और ये क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, हियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये तो क्या भैया, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है।
ये तो क्या भैया, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। ये क्या है भैया, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। ये क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। अब देखो इन जनरल आर्म रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ टू आर्म्स अपोजिट टू प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, यानी कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है तो इसके इस डायरेक्शन में और इसके इस डायरेक्शन में जो टू आर्म्स है उसका रेशियो, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों का आपस में रेशियो, अरे वो तो सेम आएगा, अपोजिट टू प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, या ऐसे बोलो ऑन बोथ साइड ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ऐसे बोलो, लो लो, अपोजिट टू प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक ऑब्लिक ऑन बोथ साइड ऑफ, ऑन बोथ साइड ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अब देखो इन जनरल ऐसा होता है कि मान लो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, दिस वन इज एंड दिस वन इज, यहाँ पे दिस वन इज और यहाँ पे दिस वन और ये दिस वन और यहाँ पे ये पूरा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो पता है, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये एक्स और ये वाई है, यहाँ पे ये एक्स और ये वाई है, यहाँ पे ये एक्स और ये वाई है, और यहाँ पे एक्स आपको मिलेगा ही नहीं। अब पहली बात इसका रेशियो निकालते भी नहीं है क्योंकि ह्यूमन के अंदर मिलता भी नहीं है, इसका हटाओ, चलो इसका हटाओ, और इसका आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, आपसे पूछेगा भी तो मैक्सिमम पूछेगा, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किसका मैक्सिमम होगा, क्योंकि रेशियो के लिए दोनों तरफ ना होना चाहिए यार, ठीक है। अब रही बात कि इन जनरल आपसे आर्म रेशियो का मतलब क्या होता है कि सर लॉन्ग आर्म अपॉन शॉर्ट आर्म या फिर शॉर्ट आर्म अपॉन लॉन्ग आर्म। अब अगर कुछ लिखा ही नहीं है तो आप ऐसा वैल्यू लोगे जो पॉइंट में नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे, ऊपर लॉन्ग आर्म लोगे कि शॉर्ट आर्म लोगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, लॉन्ग आर्म। लॉन्ग आर्म लोगे, ठीक है। तो ऊपर आप लॉन्ग आर्म ले लो और नीचे आप शॉर्ट आर्म ले लो इन जन। लेकिन अगर क्वेश्चन वाला बोल दिया कि नहीं मुझे तो रेशियो चाहिए शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग, तो वहां पे आंसर उलट जाएगा। लेकिन इन जनरल कभी बोलता नहीं है, और अगर नहीं बोलता है तो हम लोग इन जनरल रेशियो निकालते हैं लॉन्ग अपॉन शॉर्ट, ये बातें ध्यान रखना, लॉन्ग अपॉन शॉर्ट इन जनरल रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो अब आप अलग अलग केसेस में रेशियो निकाल लो। ये वाली कौन सी केस है आपको पता है, ये वाली मेटासेंट्रिक है, ये वाली सब मेटासेंट्रिक है, और ये वाली एक्रोसेंट्रिक है, ओके एक्रोसेंट्रिक है। सबका मैं क्या निकालूं जल्दी बोलो, आर्म रेशियो ए आर। सर एक क्वेश्चन था, क्या अभी रुक जाओ, पहले बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बिल्कुल मत बोलो। सबका पहले ए आर निकालो, सबका ए आर निकालो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई बराबर में है, यहाँ पे इस मेटा सेंट्रिक वाले में एक्स और वाई बराबर में है, इस वाले में एक्स जो है लेस देन है वाई, और इस वाले में एक्स जो है वेरी वेरी लेस देन है वाई। चलिए अब आप बताइए कि जब आप आर्म रेशियो निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, आर्म रेशियो के मैंने क्या बोला इन जनरल लॉन्ग अपॉन शॉर्ट, यहाँ तो एक्स और वाई बराबर है, तो यहाँ एक्स और वाई जब बराबर है तो ये तो 1 आ जाएगा ना। ये पूछा जाएगा एक आपसे कि कब आएगा 1, तो आएगा मेटा सेंट्रिक के केस में 1। नेक्स्ट आता है सब मेटा सेंट्रिक, सब मेटा सेंट्रिक में आपको पता है लॉन्ग अपॉन शॉर्ट करोगे तो लॉन्ग क्या है यहाँ पे वाई, शॉर्ट क्या है एक्स, तो ये मोर देन 1 आएगा, ये क्या आएगा मोर देन 1 आएगा। क्यों आएगा मोर देन 1, क्योंकि एक्स बड़ा है और सॉरी वाई बड़ा है और एक्स छोटा है, और इन जनरल हम लोग यही निकालते हैं, इन जनरल हम लोग लॉन्ग अपन शॉर्ट निकालते हैं जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करे, और नहीं करता है इस लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग क्या है वाई, शॉर्ट क्या है एक्स, लेकिन यहाँ पे वाई बहुत बड़ा है किसके कंपैरिजन में, एक्स के कंपैरिजन में, और एक्स बहुत छोटा है, तो ये वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा आएगा 1 से। इसका मतलब आपसे जो एक पॉइंट पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि आर्म रेशियो हाईएस्ट किसका है, तो आर्म रेशियो हाईएस्ट फॉर व्हाट, हाईएस्ट फॉर एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक यही पूछा जाता है। अब देखिए मिनिमम पूछा नहीं क्योंकि देखिए टीलोसेंट्रिक का बड़ा एक्सेप्शनल केस है, वो मिलता है नहीं। अब अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जमाना पड़े ऑर्डर आर्म रेशियो का, हालांकि ये सब आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है थोड़ा सा, ठीक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर ऑप्शन में सजाना पड़े मुझे कि एकदम ऑर्डर जमाइए इन तीनों में से मेटा सब मेटा और एक्रो में, तो आप सबसे अधिक सजाओगे किसको, एक्रो को, देन सब मेटा को एंड देन मेटा को, ये है आर्म रेशियो।
और मैंने सबका निकाल के समझा दिया है। आप भी नोट्स में से ये लाइन लिखोगे और उसके बाद इस तरीके से आप सेपरेटली निकाल लोगे। लो मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ थोड़ा, 1 सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, तो इसके बाद आप ये चीजें ऐड कर लेना। मेरे पास जगह नहीं था तो मैंने ऐसे कर दिया। चलो अब बोलो हर्ष, तुम क्या बोल रहे हो? सर आपने आर्म रेशियो के पास ये कंक्लूड किया था जो कि हम इस बेसिस पे लॉन्ग बाय शॉर्ट ले रहे हैं ताकि हमको पॉइंट में यानी डेसिमल में ना आए, लेकिन इस बात की क्या गारंटी सर जो कि लॉन्ग अगर लेंगे तो डेसिमल नहीं आएगा, 1.5 भी आ सकता है, 1.2 भी आ सकता है। मैंने बोला डेसिमल में 1 से अंदर, इसके बारे में बोल रहा हूँ। और ये कोई जरूरी नहीं है, अरे यार मैं बोल रहा हूँ ना, इन जनरल हम लोग लॉन्ग और शॉर्ट निकालते हैं। ठीक है, जिस दिन मैं क्वेश्चन बना दूंगा मेरा मूड हो जाएगा नहीं हमको शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग का रेशियो चाहिए, आंसर पलट जाएगा, आंसर पलट जाएगा, पूरा का पूरा आंसर पलट जाएगा। लेकिन इन जनरल इस लेवल पे नहीं पूछते हैं, आर्म रेशियो पूछते नहीं है। हम तो इतना बता दिए एक्स्ट्रा, तुमको एक नॉलेज दिए कि आर्म रेशियो, अच्छा आर्म रेशियो किस बेसिस पे निकाला जाता है, ये है क्वेश्चन। तो आपको पता है आर्म रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, यही देता है आर्म रेशियो। और आर्म रेशियो का मतलब ये नहीं होता है, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, आर्म रेशियो का मतलब ये नहीं होता है कि इसको मैं एक्स मान लूं और इसको वाई मान लूं। अरे वो हमेशा 1 आएगा, किसी भी केस में 1 आएगा, हर केस में 1 आएगा। वो तो पता है कि नहीं ये बात, वो हर केस में 1 ही आएगा, वहां वैल्यू चेंज ही नहीं करेगा। वो नहीं होता आर्म रेशियो। आर्म रेशियो का मतलब मैंने यहाँ लिख दिया है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अपोजिट साइड जो दोनों है, ये तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के सेम साइड है यार। यहाँ पे जो आपने गुलाबी कलर से एक्स वाई लिखा है तो सेम साइड है, ये नहीं है आर्म रेशियो। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अपोजिट साइड जो दोनों आर्म है। तो बच्चा बोलता है सर इन दोनों को जोड़ लें और इन दोनों को जोड़ के रेशियो निकाल लें, निकाल लो, आंसर सेम आएगा। नहीं आंसर सेम आएगा, आंसर सेम है। आप अगर इसको अकेले में और इसको अकेले में लेके निकाल रहे हो तो रेशियो तो वही आना है यार, रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो दोनों का वैल्यू तो सेम है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के फिर चटका पुटकी तो करोगे लास्ट में, फिर चटका पुटकी के बाद वहीं पहुंच जाओगे वहीं पे जो आंसर आया था पहले। तो कोई फायदा नहीं है इसको जोड़ने का, सीधा सीधी यूं समझो, ये एक्स वाई ये वाई है, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, ये एक्स वाई। किलो सेंटर का जनरली आर्म रेशियो नहीं निकालते हैं, निकालेंगे तो 0 भी आ सकता है और इन्फिनिटी भी आ सकता है, पता है कि नहीं, 0 भी आ सकता है और इन्फिनिटी भी आ सकता है। अगर आप लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट करोगे तो 0 आएगा, नहीं 0 नहीं आएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी 10 से आएगा, इन्फिनिटी होगा ना, 0। ठीक है इन्फिनिटी आएगा। और अगर आप शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग करोगे तो 0 आएगा, इसलिए उसका निकालते नहीं। अब जिस दिन जबरदस्ती निकलवा लिया जाएगा आपसे तो आप समझिए, समझदार तो हुई, लेकिन इस लेवल पे आपसे नहीं निकाला जाएगा। पता है इन सब चीजों का मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ, पता है इन सब चीजों का आप हायर लेवल में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, आपको करना पड़ेगा, चाहे आप एमबीबीएस करें कि कोई भी चीज को लेकर आगे बढ़े। बायोलॉजी को लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको आर्म रेशियो वगैरह का कैरियोटाइप का पूरा डिटेल स्टडी करना पड़ता है साइटोलॉजी में, ठीक है। तो ये है आपका, मैंने बोला कि एक पॉइंट मुझे समझाना था कैरियोटाइप, तो कैरियोटाइप में मैंने समझा दिया कि भैया आप क्रोमोसोम के एक्सटर्नल चीजों को, किसी भी चीजों को स्टडी करते हैं, चाहे शेप करें, साइज करें, नंबर करें, बाइंडिंग पैटर्न करें, या आप आर्म रेशियो का स्टडी करें। इवन आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के पोजीशन का भी स्टडी कर लीजिए ना, कि सैटेलाइट कहाँ है, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों सैटेलाइट जो होता है वो सैटेलाइट तो किसी भी शेप ऑफ क्रोमोसोम में हो सकता है ना, चाहे वो एल शेप हो कि आई शेप हो कि किसी में भी हो, लेकिन हाँ ये तय है कि वो 13, 14, 15, 21, 22 वाले में ही होगा। और वो शेप ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग क्रोमोसोम का होता है यार, इतना डिटेल में स्टडी यहाँ पे बताने का जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट में इतना सफिशिएंट है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो सभी बच्चे को, तो हाथ खड़ा कर दीजिए कि कैरियोटाइप क्या होता है। सीधा सीधी कैरियोटाइप का मतलब ये होता है कि आप क्रोमोसोम को बाहर से देखकर कोई भी चीज क्रोमोसोम का स्टडी कर लीजिए तो ये कैरियोटाइप कहलाता है, सीधा बात है, ये कैरियोटाइप है और कुछ नहीं कैरियोटाइप। और आर्म रेशियो क्या मैंने समझा दिया, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अपोजिट साइड जो दो आर्म है, बाजू है, उसका रेशियो निकालना, उसके साइज का रेशियो निकालना, साइज का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि साइज का, उसके साइज का रेशियो निकालना। तो ये क्या हो गया, आर्म रेशियो हो गया। तो इस सभी को समझ में आ गया है, सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया है, लेकिन शिवानंद हाथ खड़ा नहीं किया है, क्या दिक्कत है शिवानंद? यही आर्म रेशियो पूछते सर, बता दिए अब आप।
हाँ, तो आर्म रेशियो बताए तो कि अरे भैया यस सर। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अपोजिट साइड जो दोनों आर्म है, जो ये वाला और ये वाला पोर्शन है, उसके साइज का रेशियो क्या कहलाता है? आर्म रेशियो। और इन जनरल हम लोग क्या करते हैं? लॉन्ग आर्म बटे शॉर्ट आर्म करते हैं। ये है आर्म रेशियो। खेला खत्म। चलिए दूसरा पॉइंट, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अरे हर्ष, वाइवा लेंगे, थोड़ा हमको 1-2 दिन रेस में आ जाने। तो देखो होता है क्या है ना, टीचर हो या स्टूडेंट हो, जब वो घर जाते हैं ना तो पढ़ाई का फ्लो टूट जाता है, ठीक है, और आने के बाद बनता बड़ा मुश्किल से है। कल भी मतलब क्लास सुबह में लेने का मन नहीं था, शाम में मूड बनाए तो तुम लोग तैयार नहीं थे, ठीक है, तो वो होता है, इसलिए हम घर नहीं जाते हैं जल्दी, साल भर पे घर जाते हैं। नहीं तो वो अगर महीने घर जाने लगेंगे ना, तो महीना का 5 दिन खुद को मनाने में निकल जाएगा कि पढ़ाई करें और पढ़ाएं, ठीक है। वो होता है, फ्लो टूट जाता है, इसलिए वाइवा लेंगे। एक दिन और मौका दो, फ्लो में आ जाएंगे ना थोड़ा सिलेबस में, तो फिर वाइवा चालू हो जाएगा। अभी थोड़ा हमको थोड़ा सिलेबस खींचने दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या हमने पहला पॉइंट ले लिया कैरियोटाइप, दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है इडियोग्राम। इडियोग्राम, ठीक है। मैं अभी आपको इडियोग्राम दिखाऊंगा अभी सही, अभी आपको मैं एक इडियोग्राम दिखाऊंगा, 12th की एनसीईआरटी में दे रखा है वो, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा इसका मतलब क्या होता है, इडियोग्राम का मतलब क्या होता है। ये एक चित्र है, ये एक डायग्राम है, ये एक फिगर है, यह एक डायग्रामेटिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, यह एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। मतलब ब्रैकेट में मैं लिख दूं फिगर है, यह एक पिक्चर है, यह एक पिक्चर है, मूवी नहीं, फोटो, पिक्चर, फोटो, ठीक है, जो गैलरी में होता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट क्रोमोजोम, ऑफ डिफरेंट क्रोमोजोम फाउंड इन अ सेल। एक सेल के अंदर जितने भी क्रोमोजोम पाए जा रहे हैं, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक ही मतलब कि पेपर पर, एक ही पेपर पर उसका चित्र बना दें, तो ये क्या है? इडियोग्राम है। कैसे बनाएंगे? माइक्रोस्कोप, ये रहा, अखियां घुसाओ यहाँ पे, ये लो अखियां घुसाओ यहाँ पे, और ये आपको नीचे यहाँ पे स्लाइड है, स्लाइड पे सेल रखा हुआ है, सेल के अंदर जितने भी क्रोमोजोम वो आपको दिख जाएंगे। अब आप क्या करो, अब आपको दिख रहे हैं बहुत सारे क्रोमोजोम दिख रहे होंगे आपको, बहुत सारे, मतलब कि अगर ये मान लो ह्यूमन का डिप्लॉयड सेल है, तो आपको यहाँ पे टोटल 46 क्रोमोजोम दिख रहे होंगे। कब? अरे भाई, अरे क्रोमोजोम बोलूंगा ना यार, अंडरस्टूड है, मेटाफेज की बात चल रही है, मैं बार बार ये बोलने वाला नहीं हूँ। क्रोमोजोम मतलब मेटाफेज, अंडरस्टूड है यार, क्रोमोजोम मेटाफेज में ही दिखेगा तुमको, तो अंडरस्टूड है कि आप मेटाफेज के दौरान ये स्टडी कर रहे हो। कैरियोटाइप, अरे सब ये कैरियोटाइप इडियोग्राम सब कुछ मेटाफेज के दौरान की बातें होती है। आप शेप नंबर क्रोमोजोम का कब स्टडी करोगे? सब मेटाफेज, सब मेटाफेज के दौरान की बात है। सब क्रोमोजोम वर्ड मतलब मेटाफेज, सीधा बात है, ठीक है। तो आपको इसमें 46 क्रोमोजोम दिख रहा है, तो आपने क्या किया, जो उसमें आपको सबसे बड़ा वाला क्रोमोजोम दिख रहा है, हालांकि आज तो साइंटिस्टों ने अलग अलग सेल का इडियोग्राम बना बना के आपको दे दिया है, तो अगर आपको सेल के अंदर टोटल 46 क्रोमोजोम दिख रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करो, उसमें जो लार्ज साइज ऑटोसोम है, ऑटोसोम मतलब समझ रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम नहीं, ऑटोसोम, उसको आप सबसे पहले चित्र बनाओ। देन उसके बाद ऐसे बनाते जाओ, ऐसे बनाते जाओ, और यहाँ पे लार्जेस्ट कर दो, लो लार्जेस्ट, देन स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज ऑटोसोम, बीच में इंटरमीडिएट साइज आ जाएगा, और लास्ट में अभी मैं लिख दूंगा फर्स्ट, देन इंटरमीडिएट, देन ये, और लास्ट में जाके आप बनाना किसका डायग्राम? सेक्स क्रोमोसोम। लास्ट में जाके आप डायग्राम बनाना सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि एलोसोम। मैंने बताया था सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम क्या है? एलोसोम। तो ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ना, इसी को बोलते हैं इडियोग्राम। अब देखिए यहाँ पे जो ये मैंने कहा ऑटोसोम, यहाँ पे जो मैंने कहा ये एलोसोम, यहाँ पे मैंने कहा एलोसोम, तो ये ऐसे नहीं, इसका ऑटोसोम पेयर, ऑटोसोम पेयर, उसका जोड़े का चित्र बनाते हैं, ठीक है, जोड़े का पूरा, और सेक्स क्रोमोसोम पेयर। अभी मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा, अभी मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। तो इडियोग्राम में सबसे पहला चित्र, फर्स्ट डायग्राम
इसी का बनाते हैं, लार्जेस्ट वाले का। देन यहाँ पे बहुत सारा डायग्राम और बनेगा, बहुत सारा डायग्राम बनेगा। ये होगा आपका सेकेंड लास्ट डायग्राम। सेकेंड लास्ट समझते हैं शिवानंद? सेकेंड लास्ट क्या होता है? सेकेंड कर गया वो? नो सर, लास्ट से 2 पहले। कभी किए हो सेकेंड लास्ट क्लास में? नो सर। नहीं किए हो? अरे सेकेंड है ना भाई, सेकेंड कम दर्जा होता है क्या? सेकेंड है ना, सेकेंड सेकेंड होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये पूछेगा कि पहला चित्र किसका होना चाहिए, तो लार्जेस्ट क्रोमोसोम जो ऑटोसोम वाले हैं उसका। और सेकेंड बीच में बहुत सारे डायग्राम आएंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट साइज यहाँ पे आप लिख सकते हो, बीच में क्या लिखोगे आप? इंटरमीडिएट साइज, इंटरमीडिएट साइज क्या? ऑटोसोम, इंटरमीडिएट साइज ऑटोसोम पेयर, ऑटोसोम पेयर। और ये क्या? स्मॉलेस्ट साइज ऑटोसोम पेयर, ठीक है। और लास्ट में सेक्स क्रोमोसोम का चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका इडियोग्राम। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद एक डायग्राम बनाऊंगा, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं आपको वो बता भी दूंगा एनसीईआरटी में किस पेज नंबर पे। और आप वहां से अगर वो चित्र बनाना चाहें इडियोग्राम तो बना लीजिएगा, नहीं तो आप वहां पे लिख लीजिएगा रेफरेंस, रेफरेंस के लिए लिख लीजिएगा कि ये चित्र कहाँ पे है, ताकि आपको बाद में हेल्प मिले, ठीक है। चलिए मैं आपको एक चित्र दिखा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। देखेंगे सभी बच्चे चित्र? क्यों आप नहीं देखना चाहेंगे तो हम नहीं दिखाएंगे क्या? आप नहीं भी बोलिएगा तो भी हम दिखाएंगे, हैं? आप नहीं भी बोलिएगा तो भी हम दिखाएंगे। सीधा सीधे आपको चित्र में दिखेगा क्या कि बस आपको चित्र में क्या दिखेगा कि सबसे बड़ा वाला क्रोमोसोम सबसे आगे होगा, ठीक है। आपको जेनेटिकल ये क्या हो रहा है लाइफ में? अब देखो ये चित्र सभी को दिख रहा है? क्या आ गया भाई, गूगल भी खोलते हैं तो ये सब आ जाता है। चलिए देखिए, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो ये सबसे बड़ा वाला क्रोमोसोम है, फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम दिखा रखा है, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, इसको क्यों घेरा बताएंगे, 22। और लास्ट में सेक्स क्रोमोसोम। किन बच्चों को इस चित्र में क्रोमोसोम के जोड़े में जोड़ा नहीं दिख रहा है, पहले वो लोग हाथ खड़ा कीजिए। जिनको जोड़ा नहीं दिख रहा है वो लोग पहले हाथ खड़ा कीजिए। जिनको इन सारे क्रोमोसोम में जोड़ा नहीं दिख रहा है वो लोग हाथ खड़ा कीजिए। और यकीन मानिए, हाँ 21 वाले को छोड़ के, 21 वाले को छोड़ के, 21 वाला नहीं, 21 वाले को छोड़ के अगर किसी को किसी में जोड़ा नहीं दिख रहा है तो यकीन मानिए आप बहुत बड़े वाले गलत फहमी में जी रहे हैं। आपको जीवन में कभी आपका भी जोड़ा नहीं दिखेगा। और यहाँ सभी लोग जोड़े में 21 को छोड़ के, 21 में क्या गड़बड़ी है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक्चुअल में डिसऑर्डर का कैरियोटाइप है, ठीक है। तो सब और अब वो लोग हाथ खड़ा कीजिए जिनको ये दिख गया सर ये चित्र में तो हमको एक चीज पता चल रहा है कि 1 से लेके 22वें तक ऑटोसोम है और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है साइज में। किन लोगों को ये बात दिख गया? हाथ खड़ा कीजिए। ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सभी को दिख गया। यही कैरियोटाइप है। लास्ट में सेक्स क्रोमोसोम है, और सेक्स क्रोमोसोम में भी अगर XY है तो पहले बड़ा वाला तब छोटा वाला,
और अगर एक्स एक्स रहता है तब तो सेम साइज का होता है। वाई क्रोमोसोम थोड़ा छोटा होता है, आपको 12th में बताएंगे, उसमें कम जीन होता है इसलिए। रही बात 21 नंबर में ऐसा क्यों है, तो मैं बता दूं ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है। यह एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया 21 का। अब ये डिसऑर्डर कैसे होता है ये बात आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, बस आप समझिए कि यही कैरियोटाइप है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। और ये डायग्राम एनसीईआरटी में है। अब मैंने गूगल से खोला तो किसी और का साइट खुल गया, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी में मैं पेज नंबर बता देता हूँ, आप लिख लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कहाँ पे है पेज नंबर, 12th एनसीईआरटी, 12th एनसीईआरटी पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 12th एनसीईआरटी में है ये। पेज नंबर 90 पे है। हाँ ये 21 नंबर पे, तब तो ये तीनों पे सैटेलाइट होगा। हाँ, अगर होगा 21 पे तो तीनों पे होगा। वो पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम ही एक्स्ट्रा आ गया है, डिसऑर्डर है, जेनेटिक्स में बता देंगे, सब डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं 21st ट्राइसोमी। क्या बोले, पेज नंबर 90 लिख तो रही चैप्टर नंबर क्या करोगे यार, चैप्टर नंबर, डाउनलोड चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में पेज नंबर 90 पे फिगर दिया हुआ है कैरियोटाइप, ठीक है। तो इडियोग्राम, सॉरी मतलब कि देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, कैरियोटाइप, कैरियोटाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम। अब देखो एक्चुअल में क्या है ना, इसको इन्होंने कैरियोटाइप लिख दिया, लेकिन ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इडियोग्राम है। समझना बड़ी बात, ये वर्ड में बच्चे कंफ्यूज होंगे। एक्चुअल में जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सारे क्रोमोसोम का, इसको बोलते हैं इडियोग्राम। फिर इसको कैरियोटाइप क्यों बोला है, कैरियोटाइप क्यों बोला है? अरे भैया आप अगर इडियोग्राम बनाए तो आप उस इडियोग्राम से तो कैरियोटाइप आराम से स्टडी कर सकते हो यार। नंबर गिन लो नंबर, साइज देखना चाहते हो देख लो, और क्या देखना चाहते हो, मॉर्फोलॉजी देख लो, पता चल ही रहा होगा कैसा है। आर्म रेशियो देखना चाहते हो देख लो, पता चल जाएगा, गौर से देख लो। तो क्या आप इडियोग्राम से कैरियोटाइप की स्टडी नहीं कर सकते क्या? तो मैंने भले इडियोग्राम एक टर्म अलग से बताया, इडियोग्राम का मतलब सीधा सीधी चित्र, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, और फिर उस चित्र से आप जो भी एक्सटर्नली स्टडी करेंगे वो कैरियोटाइप है। तो ये डाउन सिंड्रोम का कैरियोटाइप है, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में, गलत नहीं है, सही है। और मैंने भी आपको गलत नहीं पढ़ाया, सही पढ़ाया, बस टर्म का हेरफेर है। मैं देखो मैंने क्या लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा लार्जेस्ट साइड से ये मतलब कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या इडियोग्राम है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा है इसके बारे में, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। तो वो आप इडियोग्राम से भी पढ़ सकते हो ना यार, इडियोग्राम भी तो आप देख के ही बनाओगे ना, इडियोग्राम भी तो आप देख के ही बनाओगे ना माइक्रोस्कोप से। ये तो मैंने दिखाया था अभी, ये भी तो आप देख के बनाए थे ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो, ले लो डायरेक्ट। क्लियर, चलिए यहाँ पे जाके आपका क्रोमोसोम का सेक्शन खत्म होता है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में और हम चर्चा करेंगे साइटोस्केलेटल की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।